Hello everyone, welcome back to IBS. Today we are going to learn about vision planning frameworks. This is something which is very important for all of us to know. हर सक्सेसफुल कंपनी के पास एक क्लियर विजन होता है और एक ऐसा रोड मैप होता है जो फ्यूचर के लिए उनको गाइड करता है कि हमें किस डायरेक्शन में हमने प्लान किया था और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप चाहो तो एलन मस्क की टेस्ला कंपनी को देख लो या माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी को देख लो, सत्या नडेला जहाँ पर सीईओ है, इन सब के पास एक क्लियर विजन प्लानिंग फ्रेमवर्क होता ही है। तो पावरफुल कंपनी बनने के लिए हर कंपनी को एक विजन प्लानिंग फ्रेमवर्क चाहिए। आज हम समझेंगे इसी के बारे में डिटेल में, हम विजन प्लानिंग कैसे बनाते हैं और इसको कैसे फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के साथ अप्लाई करते हैं और कैसे इनके सारे ऑब्जेक्टिव को मार्केटिंग टीम, फाइनेंस टीम और ऑपरेशनल टीम ये सब मिल करके इस पे किस तरीके से काम करते हैं और विजन के डायरेक्शन में आगे बढ़ते। थर्ड पॉइंट विच इज एग्जांपल ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इम्पैक्ट, decrease the research and development expense for short term profit and evaluate potential long term impact for future profitability। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेवेंट है। अब विजन प्लानिंग में आप अगर मान लो सैस बिजनेस में हो, ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर आप एज ए सर्विस सेल करते हो, मान लीजिए कि एक्सेल जैसे है माइक्रोसॉफ्ट की, तो अब इसको परचेस करने का मान लो $10 आप देते हो एनुअली, ठीक है। तो इस तरीके से इसके पास अगर 10 मिलियन बायर हैं तो 100 मिलियन का इसका रेवेन्यू जनरेट हो गया सिर्फ एक्सेल को सेल करके, और ये 10 मिलियन हर साल आपको रिन्यू होगा, ठीक है। तो अब इसका ये रेवेन्यू हो गया तो इसका कुछ कॉस्ट होगा ना, ऑफिस मेंटेनेंस का या सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को रन करने का कॉस्ट, जो भी इस तरह का कॉस्ट है, मान लीजिए कि वो 30 मिलियन के करीब है डायरेक्ट कॉस्ट, और कुछ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट मान लीजिए जैसे R&D का कॉस्ट हो गया, या फिर आप जैसे सॉफ्टवेयर बहुत सारा बनाते हो तो उसमें बहुत सारा प्रोग्रामिंग और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो बहुत सारे लोगों का उसमें लीगल राइट्स होता है और उनके पास पेटेंट होता है और वो पेटेंट सेल करते हैं कि हाँ ठीक है, आप मेरे इस पेटेंट को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल आप बिग बॉस का ले लो, तो बिग बॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के बाहर से इन्फ्लुएंस हुआ हुआ है। तो बिग बॉस जब भी इंडिया में चलता है, जो भी रेवेन्यू जनरेट करता है वो एक सर्टेन परसेंटेज उनको, जिसने बिग बॉस का कॉन्सेप्ट दिया था, उनको देना पड़ता है, वो रॉयल्टी मनी है। तो उसी तरीके से SaaS कंपनी में भी बहुत सारे ऐसे पेटेंट और चीज़ें होती हैं जिसका रॉयल्टी भी आपको देना होता है। इस तरह का सब कॉस्ट जोड़ लिया हमने, तो इसको 30 कर देते हैं। 30 में 10 मान लीजिए आपका ये रॉयल्टी वगैरह का कॉस्ट है जो आपका फिक्स कॉस्ट है, देना ही देना है। R&D का 20 है, तो फिर आप 40 मिलियन नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। अब इसी तरीके से आप अगर शेयर मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो और शेयर सेल करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे इनिशियली, आप ऐसे रिकरिंग कॉस्ट, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, रिकरिंग कॉस्ट जैसे पेंटिंग का, फर्नीचर का या कुछ भी ऐसा कॉस्ट है, वो सारे कॉस्ट आपने मान लो करीब 5 मिलियन रिड्यूस कर दिए। उसके अलावा आपने R&D पे जो इन्वेस्ट कर रहे थे आप 20 मिलियन के करीब, क्योंकि 10 मिलियन यहाँ पे है आपका रॉयल्टी रिलेटेड, बाकी 20 मिलियन आपका R&D का था। R&D का कॉस्ट आपने खत्म कर दिया 20 मिलियन, तो 25 मिलियन आपने कम कर लिया फॉर 3 ईयर। तो 45 से अगले ईयर कितना बढ़ के आ जाएगा, 65 से 70 के करीब आ जाएगा। चलो 65 लेते हैं, तो इस तरीके से 65 आ गया और अगले साल आपने 5-10% ग्रो किया तो 70 आ गया, उसके बाद 80 आ गया। इस तरीके से आप ग्रोथ दिखा रहे हो, तो आप 40 से 80 पे आ गए हो 4 साल में, ठीक है, नेट प्रॉफिट। तो जो भी, जब आप मार्केट में शेयर लेके आओगे इस टाइम पे, तो जो भी बायर होंगे शेयर के, वो तो बिल्कुल जंप कर जाएंगे ना इस पे कि ये तो कंपनी भाई पैसा छापने की मशीन है। तो इनका जो है 10x, 20x, 30x तक इनका डिमांड बढ़ जाएगा इनके शेयर का, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में आते ही रॉकेट की तरह भागेगी। तो इस तरीके का चीज़ कंपनी करती है, लेकिन इसका लॉन्ग रन में क्या नुकसान होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका शॉर्ट रन में आपने अच्छा प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। अब वो प्रॉफिट किसने बाँट लिया? इन्वेस्टर वगैरह ने बाँट लिया। उसके बाद इन्वेस्टर ने अपना बचा हुआ इक्विटी जो था बैलेंस शीट का, उसको फर्दर मार्केट में सेल कर दिया और प्रॉफिट जनरेट कर लिया और वो भी आपस में बाँट लिया। तो ये फ़ायदा किसको हुआ सारा? सारा का सारा फ़ायदा इन्वेस्टर को हुआ, और यहाँ पे जो लोग हैं, नॉर्मल पीपल, वो जो है कहीं न कहीं बेवकूफ़ बन गए, राइट? और लॉन्ग रन में क्या हुआ? बिज़नेस में R&D में नहीं खर्चा किया, तो 3 साल के बाद एक्सेल की जगह पे मान लो पावर BI आ गया, ठीक है? सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि ब्लैकबेरी एंड नोकिया रूल कर रहे थे,
है ना, मोबाइल इंडस्ट्री में। देन इन्होंने R&D पे उतना खर्चा नहीं किया जितना करना चाहिए था। तब तक क्या हुआ, सैमसंग आ गया मार्केट में, एप्पल आ गया और इन लोगों ने ऑलमोस्ट 80-90% मार्केट कैप्चर कर लिया, जहाँ यहाँ इन दोनों का होल्ड था 100% या 95% होगा, 5% इन लोग का होल्ड था। अब इन लोगों ने R&D पे खर्चा नहीं किया और ये गेम करके थोड़ा-सा प्रॉफिट जमा कर लिया और बदले में क्या हुआ, कंपनी मार्केट से आउट हो गई और ये दूसरी कंपनी एक्वायर कर ली। इसी तरीके से एक्सेल, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल पे लिया हूँ, तो आप अगर इसको एक्सेल की जगह पे आप इनको ले लो, तो उसी तरीके से अगर एक्सेल ने ढंग से काम नहीं किया होता R&D पे, जबकि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कंसिस्टेंटली इनोवेशन करती है। एक्सेल में आपको ऑटोमेशन हो चुके हैं, आप बहुत सारा फ़ॉर्मूला आप डायरेक्टली मैनुअली टाइप करके पूछेंगे कि मुझे इसका फ़ॉर्मूला बताओ कि मुझे ये करना है, वो करना है, तो वो आपको दे देगा, ठीक है? इस तरीके से बहुत सारा उसमें ऑप्शन है, जो कि एक्सेल को बहुत ज़्यादा एडवांस बनाता है, ठीक है? सिर्फ़ एक प्रॉब्लम है एक्सेल का जो हम नोटिस करते हैं कि अगर आपके पास 80,000 90,000 लाइन आइटम का डेटा है, तो वहाँ पे वो थोड़ा हैंग होता है, वो एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ एक्सेल इज़ अ ग्रेट टूल फॉर इवन 80 टू 90% कंपनी आर यूजिंग एक्सेल, ठीक है? तो ये नुकसान होता है R&D पे खर्चा ना करके थोड़ा-सा प्रॉफ़िट कमाने के लिए। तो ये एक स्ट्रैटेजिक मूव की तरह भी कंपनी यूज़ कर सकती है, मैंने वो भी बता दिया और इसके इम्पैक्ट भी मैंने बता दिए कि इसके क्या सीवियर इम्पैक्ट हो सकते हैं, जो कि कंपनी का पूरी तरीके से कंपनी को शट डाउन कर सकता है, जैसे कि नोकिया एंड ब्लैकबेरी हो चुका है और इस तरीके से बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे सवाल आता है कि आपको कंसिस्टेंटली बने रहने के लिए आपको रेगुलर इनोवेशन करते रहना पड़ेगा। हर रेगुलर आपको R&D में खर्चा करना पड़ेगा। R&D को आपको कॉस्ट नहीं समझना, R&D को आपको इन्वेस्टमेंट समझना है। उसके अलावा आपको मार्केट को देखते रहना है, मार्केट में कोई नया डिसरप्शन तो नहीं आ रहा है। डिसरप्शन इन द सेंस कोई नया ऐसा इनोवेशन आंधी की तरह आए और आप सबके कंपनी को उड़ा के ले जाए, जैसे कि ईवी आया है। तो अगर टेस्ला ईवी लेके आया है, तो बाकी जो कंपनी थी इंडिया की या जापान की, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, इन सब ने क्या किया, इसको अडॉप्ट कर लिया। डिसरप्शन कम विद अ लॉट ऑफ इनोवेशन, सो यू हैव आइदर टेक एडवांटेज ऑफ इट, ओके, आप उसका एडवांटेज लो और आप भी उसमें घुस जाओ और आप उसपे अपना R&D का पैसा डालो और आप उसको अडॉप्ट कर लो या फिर आप अपने कंपनी को शट डाउन कर दो। नोकिया का केस स्टडी इसमें बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। आप चाहोगे तो मैं इसका वीडियो बना के डाल सकता हूँ यूट्यूब वगैरह पे। तो किस तरीके से डिसरप्शन की वजह से नोकिया कंपनी जो है वो बाहर आ गई। उन्होंने बहुत सारे गलत डिसीज़न लिए और वो पेपर फ़ोटोग्राफ की जगह पे डिजिटल फ़ोटोग्राफ मोबाइल से आने लगा और वो लोग पेपर फ़ोटोग्राफ पे फ़ोकस करने लगे कि हम इस डिजिटल से फाइट नहीं कर सकते। यानी इस डिसरप्शन जो हो रहा है, यानी कि एप्पल और सैमसंग के मोबाइल से फ़ोटो लिया जा सकता है। उसकी जगह पे वो लोग पेपर जो प्रिंट करके फ़ोटो निकलता था और जो हम लोग घर पे रखते थे, उस पे उन्होंने फ़ोकस करना चालू किया। तो उस वजह से वो जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, उस पे फ़ोकस किया, ना कि इनोवेशन पे। इस तरीके से वो और भी ज़्यादा डाउनफॉल हो गए और उनको मार्केट से बिल्कुल भी वो आउट हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें कंसिस्टेंटली हर इंडस्ट्री में होती रहती है, इसीलिए आपको R&D पे खर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये विज़न प्लानिंग का फ्रेमवर्क का पार्ट, इसीलिए इसको कंसीडर किया जाता है। सो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।